देखिए, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हमारी साइकोलॉजी ये कहती है आपके भीतर एक इनर चाइल्ड, जिसको बोलते हैं कि अंतर शिशु हम सबके भीतर होता है। पर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे भीतर ये जो स्पॉन्टेनिटी है ना, ये जो बच्चे की आवाज़ है, ये धीमी, क्या मैं कहूँगी, बंद होने लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा होना गलत है। बट अब ऐसा क्या हो गया कि मैं बाउंस बैक नहीं करता। अगर लाइफ में कोई सेटबैक आ जाता है मेरी लाइफ में, मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर कोई रिश्ता छूट जाता है या टूट जाता है, मुझे लगता है अब तो मैं जी नहीं सकता, मैं मरने के थॉट्स पे चला जाता हूँ। इतना वर्ल्ड को पेन दिया उसकी वजह से, कितना कुछ हुआ, उस सबको हम जानते हैं। बट क्या कभी हमने हिटलर का बचपन के बारे में पढ़ा है? जब इतना अब्यूज़ होता है तो एक बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि जब मैं पावर में आऊँगा ना, मैं फिर दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर जब वो एज एन एडल्ट बनेगा तो वो वर्ल्ड को पेन देगा। उन्होंने उस पेन को देखो 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके हिटलर ने पूरे वर्ल्ड को वो पेन दिया है। एंड एंड ऑफ द डे सुसाइड से उन्होंने अपने आप को मारा। तिहाड़ जेल में 99.9999% जो वहाँ पे क्रिमिनल्स थे, सबके इनर चाइल्ड वूंडेड थे। चाहे आप मदर टेरेसा की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, MS धोनी की बात करें, हर में उन्होंने अपने हार्ट को फॉलो किया है, अपनी अंदर की एक आवाज़ को फॉलो किया, और वो अंदर की आवाज़ आपका इनर चाइल्ड है। बचपन से हमारा जीवन शुरू होता है और जीवन की आपाधापी में हम जो भी पाना चाहते हैं, उसको पाने की होड़ में जो अड़चनें आती हैं, उनको लांघने में जो सहायक हो सकता है, वो भी हमारा बचपन है। और आज के एपिसोड में हमने इसी विषय पे बात की है कि कैसे हम अपने भीतर के बच्चे से, शिशु से, इनर चाइल्ड से जुड़कर अपनी लाइफ को बहुत ईजी कर सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। और जो गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ी और जिन्होंने अपनी विजडम हमारे साथ शेयर की, वो हैं शुभांगी वशिष्ठ जी। जी हाँ, वही शुभांगी मैम जिनको आपने मस्ती की पाठशाला शो में देखा होगा। और शुभांगी मैम बॉडी माइंड स्पिरिट कनेक्शन कोच हैं, कॉन्शियसनेस कोच हैं, मेडिटेशन ट्रेनर हैं और इनर चाइल्ड हीलिंग की एक्सपर्ट हैं। एपिसोड को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एकदम आखिरी में मैम ने अपनी खुद की बहुत इमोशनल और टचिंग इनर चाइल्ड स्टोरी भी शेयर की है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिंधी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शुभांगी मैम। आजकल लाइफ में हम देखते हैं कि सब लोग खुश रहना चाहते हैं और उसके लिए अपने बकेट्स बना लिए हैं कि लव लाइफ अच्छी होनी चाहिए या रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, मनी और करियर बेहतर होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें अचीव करने के बाद भी कुछ कमी सी रह जाती है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, और वो मिलता जाए तो भी कुछ मिसिंग रहता है। तो इसका कॉज क्या है? जी देखो रमन, जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी, पहले अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स की, कि हमें सब कुछ होने के बावजूद भी हमें क्यों नॉट सो गुड फीलिंग फील हो रही है, कि हमें लोनलीनेस, सैडनेस, है ना, बहुत सारे रेट अगर हम देखें, डिप्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी कितनी हो रही है। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो हमें इन फीलिंग्स के पीछे देखने की ज़रूरत है। देखो, हर फीलिंग के पीछे एक नीड होती है। अगर कोई अच्छी फीलिंग है, अगर मुझे हैप्पीनेस फील हो रहा है, मुझे जॉय फील हो रहा है, ब्लिस फील हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी मेरी नीड थी जो पूरी हो गई है ना। अगर मुझे हैप्पीनेस फील हो रहा है क्योंकि मेरी बात किसी ने सुनी, तो मुझे लगता है वो नीड टू बी हर्ड थी मेरी बात, और किसी ने सुन ली है तो मैं तो खुश हो गया कि चलो किसी ने तो मेरी बात सुनी, तो क्या मेरी नीड पूरी हो गई। पर अगर जो नॉट सो गुड फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने बात करी है, तो इसके पीछे कोई नीड है जो अनमेट रही है ना। पर उस अनमेट नीड को पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि पैसा कमाने से मेरी वो नीड पूरी हो जाएगी, मैं वो करने लग जाता हूँ। और दो चीज़ होंगी, या तो मैं बहुत कमाऊँगा तब भी वो नीड पूरी नहीं होगी, और दूसरा मैं उसी को ही पाने के चक्कर में लगेगा कि अभी ऐसे नहीं मिल रहा, मैं और कैसे पैसा कमा सकता हूँ। पर उसके पीछे की नीड देखने की ज़रूरत होती है। जैसे नीड है, अनमेट नीड है प्यार की।
मैं रिलेशनशिप में ज़्यादा दूंगा क्योंकि मुझे प्यार चाहिए। मैं चाहूँगा कि मैं कैसे प्लीज़ करूँ, कैसे मैं किसी को खुश करूँ ताकि उधर से मेरी ये नीड पूरी हो जाए टू बी लव्ड की, है ना। ऐसे ही मैं और चीज़ें पैसा कमा के मुझे लगेगा कि मेरे को नीड टू बी पावर में आने की थी या मुझे हेल्पलेस फील होता था, तो उसको पाने के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। बट ये जो नीड्स है ना, मोस्टली हमने देखा गया है कि ये हमारी जो अनमेट नीड्स होती हैं हमारे बचपन से आती हैं, क्योंकि बचपन में शायद हमें वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस, वो सपोर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, जिसके कारण से मैं एज एन एडल्ट अब क्या कर रहा हूँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की दौड़ में हूँ। क्योंकि मुझे लगेगा अगर मैं वो पाऊँगा तो मुझे शायद प्यार मिल जाए, मुझे वो एक्सेप्टेंस मिल जाए, इसलिए मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। और तभी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो आप बाहरी चीज़ों से कर रहे हो, उसका रूट कॉज तो कहीं और है उस नीड का, और वो कहीं बाहरी चीज़ों से पूरी भी नहीं होगी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये आपको खुद अपने अंदर देखनी पड़ेगी और ये कहाँ से आ रही है। क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि ये पाकर मुझे मिल जाएगा, पर वो वैसा होता नहीं है। तो अगर हम बात करें, आपने बोला कहीं ना कहीं रूट्स बचपन में होती हैं, अभी जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनको फ्यूचर में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना आए लाइफ में, उसके लिए तो हम बेहतर पेरेंटिंग कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से सुन समझ सकते हैं, वो परवरिश और रिश्तों की डोरी में आपने बताया है। लेकिन जो लोग बड़े हो चुके हैं उनके बचपन में भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अगर होंगे, वो बड़े होने के बाद अब क्या उनके ऊपर बड़े होकर भी इसका इम्पैक्ट होता है, और होता है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? जी देखिए, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हमारी साइकोलॉजी ये कहती है आपके भीतर एक इनर चाइल्ड, जिसको बोलते हैं कि अंतर शिशु, हम सबके भीतर होता है। और ये आवाज़ें तीनों हमारे भीतर चलती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर अभी यहाँ पर कोई गोलगप्पे वाला निकल कर जाए, मेरे अंदर से एकदम से आएगा, मुंह में पानी आ गया, खाना है, फटाफट खाना है। फिर उसी वक्त दूसरा थॉट आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, गली का है, हाइजीन देखना है, पानी तो साफ़ है, भैया के हाथ तो साफ़ है, उसने ग्लव्स तो पहना है ना, वो आ जाएगा। पर तीसरा थॉट आ जाएगा, नहीं उसने ग्लव्स तो पहने, हाथ वाथ सही लग रहे हैं, मैं खा सकता हूँ। ये तीन वॉइस मेरे अंदर चली है, और ये तीन वॉइस मैं आपको बताती हूँ ये किसकी है। पहली वॉइस जो आई, एकदम से स्पॉन्टेनियस आई कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, क्या है? ये आपके बच्चे की आवाज़ है, जो आपके भीतर एक बच्चा बैठा हुआ है उसकी आवाज़ है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं होता, जो उनको करना है वो साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, जैसे कि वो बच्चे की आवाज़ आई। दूसरी आवाज़, जैसे मैंने कहा, जो कह रहा है कि हाइजीन देख लो, हाथ पैर साफ़ है, ये क्या है? एक पेरेंट की आवाज़ है। क्योंकि पेरेंट क्या होते हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव, थोड़े क्रिटिकल रहते हैं कि भैया प्रोटेक्शन, बच्चे की हेल्थ ना ख़राब हो, थोड़ा लॉजिक सोचेंगे कि ये सही है, ये प्रो कॉन्स देखेंगे। तीसरी आई है एक वाइजर सेल्फ की, जो एक बैलेंस बनाता है इनर चाइल्ड में, आपके बच्चे की आवाज़ में और एक पेरेंट के बीच में। वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन लाता है कि हाँ थोड़ा साफ लग रहा है, तुम खा सकते हो। तो क्या ये तीन आवाज़ें, हम चाहे 90 साल के हो जाएं, 100 साल के हो जाएं, 150 साल के हो जाएं, ये आवाज़ें हमारे भीतर कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। पर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे भीतर ये जो स्पॉन्टेनिटी है ना, ये जो बच्चे की आवाज़ है, ये धीमी, क्या मैं कहूँगी, बंद होने लगती है। क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा होना गलत है, क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशनिंग होती है, और हमें लगता है कि नहीं, हमें एक मैच्योर पर्सन दिखना है, ऐसा बिहेव करना है सोशल में कि हम इतने प्लेफुल नहीं हो सकते, नहीं तो सब हमारा फ़ायदा उठा लेंगे, है ना। अगर हम ऐसे बन गए कि बहुत अच्छे अच्छे सबको प्यार से बातें करेंगे, तो हमने सीखा है ना कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आप सीधे नहीं रह सकते, प्यार वाले नहीं रह सकते। तो ऐसी कंडीशनिंग होके जो ये मेरा अंदर का बच्चा है ना, ये कहीं ना कहीं मैं उसको दबाने लगती हूँ, और मैं वो बनना चाहती होती हूँ जो मैं होती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसा बनने की ज़रूरत है। कुछ और बनने के लिए हमारी सोसाइटी हमें प्रेरित करती है कि देखो वो वैसे थे ना, तुम्हें भी वैसे बनना है, ऐसा करना है। बट हम
अगर अचीवर्स की बात भी करें, मैं कहूँ, चाहे आप मदर टेरेसा की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, MS धोनी की बात करें, हर में उन्होंने अपने हार्ट को फॉलो किया है, अपनी अंदर की एक आवाज़ को फॉलो किया, और वो अंदर की आवाज़ आपका इनर चाइल्ड है, जो एक क्रिएटिव सेल्फ होता है, जो एक स्पॉन्टेनिटी में रहता है, जिसके अंदर एक दिल से आती है आवाज़ कि हाँ मुझे ये करना, जो ज़्यादा लॉजिक नहीं सोचता। जैसे MS धोनी ने सोचा कि मैं टिकट ट्रेन का गवर्नमेंट जॉब लेकर भी मैं क्या करूँगा, मेरा उसमें दिल थोड़ी ना है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। तो जो भी आप अचीवर्स देखेंगे, उन्होंने हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनी, और वो दिल की आवाज़ आपके अंतर शिशु या उसे इनर चाइल्ड कह लीजिए, वो वहाँ से आती होती है। तो मैम, चाइल्डहुड में अगर अनफेवरेबल सिचुएशंस हुई हों, तो ये जो इनर चाइल्ड है, ये लाइफ के लेटर स्टेजेस में क्या इम्पैक्ट डालता है? जी, देखो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे अब मैं एक लिफ्ट में घुसी, है ना, और वहाँ लिफ्ट में एक छोटा सा बच्चा है किसी के गोद में। तो मैं लिफ्ट में घुसूँगी तो मेरा क्या रिएक्शन होगा या क्या रिस्पॉन्ड होगा? मैं बच्चे की तरफ देखूँगी, है ना, हंसूँगी, या फेसेस बनाऊँगी, हाथों से उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करूँगी कि वो मेरी तरफ देखे। पर मैं बच्चे के साथ करूँगी, मैं वो उस अडल्ट के साथ नहीं करूँगी। अगर मैं एडल्ट के साथ करूँगी तो मुझे तो कोई पागल कह देगा, या कोई कहेगा, अगर कोई लड़का अगर कर रहा हो तो कोई लड़की हो तो वो तो कहेगा भैया मुझे तो मार पिटने वाली है अगर मैंने उसको स्माइल दे दिया या हाय भी बोल दिया। क्यों हम बच्चे की तरफ, जो जिसे हम जानते भी नहीं, क्यों हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है ना, जो अनकंडीशनल है, जो नॉन जजमेंटल है, जो एक्सेप्टिंग है। हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता। आप जहाँ के भी, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो हर चीज़ में आपको खुशी देता है, आपको नॉन जजमेंटल रहता है। आपका रंग क्या है, आप लड़के हो, लड़की हो, बुढ़े हो, वो एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है उस बच्चे की। और एक स्ट्रेंजर से भी मैं बात करने लग जाती हूँ, बट मैं वो बड़े से नहीं करती हूँ, बट वो बच्चा तो कहीं ना कहीं मैं भी थी कभी। पर अगर मैं आज ऐसी बन गई हूँ जो मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, तो इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या हुआ मेरे लाइफ में कि मैं ऐसी बन गई? क्योंकि हम सब तो ऐसे बच्चे के जैसे, बच्चे की अगर मैं क्वालिटीज़ बोलूँ तो बच्चे की, हम सब के अंदर ये क्वालिटीज़ थी, इनोसेंस की, प्लेफुलनेस की, नॉन जजमेंटल की, नॉन क्रिटिकल की, एक्सेप्टिंग की, है ना। और बाउंस बैक लाइफ को करना कितना ईजी हमें आता था कि जैसे बचपन में अगर हमने चलना सीखा, पहले हमने क्रॉल करना सीखा, है ना, और क्रॉल करते वक्त, और जब हम उस स्टेज में आए चलने की, तो कितनी बार हम गिरे होंगे, है ना, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, बट हमने हार नहीं मानी। हम वापस से गिर जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे और चलने की कोशिश करते थे। तो कितनी जल्दी हम बाउंस बैक करते थे। बट अब ऐसा क्या हो गया कि मैं बाउंस बैक नहीं करता। अगर लाइफ में कोई सेटबैक आ जाता है मेरी लाइफ में, मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर कोई रिश्ता छूट जाता है या टूट जाता है, मुझे लगता है अब तो मैं जी नहीं सकता, मैं मरने के थॉट्स पे चला जाता हूँ, अपने लाइफ को ख़त्म करने के थॉट्स पे चला जाता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ? वो सब हम में था, पर ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ खो गया? उसके खोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। पहला कारण है कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। एक्चुअली क्या होता है रमन, कि हम जब 7 साल के होते हैं, हमारी साइकोलॉजी में भी अगर आप बात करो, जब हम 7 साल के होते हैं तो 7 साल की उम्र तक हर बच्चा थीटा स्टेज में होता है। जैसे हमें ब्रेन की वेव्स पता है, जैसे डेल्टा, गामा, बीटा और थीटा। और थीटा स्टेज क्या होती है? जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं तो क्या कहा जाता है, जब हम ध्यान करते हैं एक ऐसी रिलैक्सिंग स्टेज में जाते हैं, जब हमें पीसफुल लगता है, शांति का अनुभव होता है, तो क्या होता है, हम उस थीटा स्टेज में जाते हैं जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो बच्चा, हम सब 7 साल की उम्र तक उस स्टेज में रहते हैं जहाँ पे हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और एक स्पॉन्ज के जैसे होते हैं हम। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट होगा, जो भी वहाँ पे बातें कही जाएगी, हम उसे एब्जॉर्ब करते रहेंगे। जैसे स्पॉन्ज को आप पानी में रखो, वो सारा पानी सोख लेगा, है ना। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि तब तक हमारी लॉजिक माइंड इतना डेवलप नहीं होता, तो हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का कि कैसा एनवायरनमेंट रहा है,
है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पेरेंट्स को दोष दूंगी कि उनकी पेरेंटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों को या हम लोगों को आई है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, है ना। किसी ने बताया ही नहीं है कि कैसे एक बच्चे को समझना चाहिए, उसकी नीड को समझना चाहिए। हमें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ताकि उनका भी वो मैं कहूँगी कि गलती नहीं है। और दूसरा, जो अब पेरेंट बन चुके हैं उनको लगेगा हमने अपने बच्चों के साथ गलत कर दिया है या आगे कैसे सुधार सकते हैं। तो सुधारना सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड पे मैं कहूँगी, अपने बचपन पे काम करना। तो कैसे कंडीशनिंग हुई है, जैसे बचपन से ही सुनाई देता है कि तुम तो गधे हो, है ना, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो हमेशा गलती ही करते हो। हमेशा ये सुनते आया हूँ मैं इस वर्ड्स को अपने बचपन में। जैसे कि अगर मैं पानी का गिलास लेकर आ रहा था गेस्ट के लिए और वो गिलास गिर जाता है, तो मम्मी ने बोल दिया देखा तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमसे गिलास पानी का गिर गया। तो अब अगली बार गेस्ट आएंगे, मैं किचन की ओर जाऊंगी पानी लेने के लिए, पीछे से एक और आवाज़ आ जाएगी, ध्यान से दे देना, कहीं पिछली दफ़ा मत कर देना जो तुमने गलती कर दी। उस गलती को बार बार मुझे कहा जाता है। देखो, मैं गलती को सुधार सकती हूँ, पर जो शब्द कहे जाते हैं ना रमन, वो हमारी साइकोलॉजी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी छाप छूट जाती है कि मेरे से सब कुछ गलत होगा या मैं गलती करूँगा। तो एज एन एडल्ट भी मैं कुछ भी काम करूँगा, सबसे पहले यही थॉट आएगा कि मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी। कुछ नया चेंज, नए ट्राई करने में मुझे डर लगेगा, रिस्क लेने में डर लगेगा, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया कि ये नहीं करना, है ना। और बचपन से जो एक वर्ड मैं कहूँगी, जो एक चैंट के जैसे हम सब ने सुना है, और वो है नो, है ना। हमें एक्सप्लोर ही नहीं करने दिया जाता कि तुम जाके, अब अगर बच्चे नहीं करेंगे उछल कूद या शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? वो तो उनकी नेचर ही है और वो वैसे ही सीखते हैं, है ना। एक्सप्लोरिंग स्टेज है उनकी। जैसे टॉडलर स्टेज की अगर मैं बात करूँ, वो क्या है, आपकी एक्सप्लोरिंग स्टेज है। आप सब कुछ एक्सप्लोर करोगे। आप जहाँ पर वो पीछे लैंप है, आप उसको छूना चाहोगे, उस लाइट को देखना चाहोगे, उस फूल को छूना चाहोगे, जो क्योंकि आपको सब कुछ छूना है, उसको महसूस करना है। अगर हमें ये नहीं करा जाता तो एज एन एडल्ट हमें चेंज, बदलाव से प्रॉब्लम होगी, नई चीज़ों को ट्राई करने से प्रॉब्लम होगी। जैसे कि एज एन एडल्ट की अगर मैं बात करूं कि अब किसी को अपनी जॉब पसंद नहीं है ना, जो वो जॉब कर रहे हैं वो हमेशा घर आके ये बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है जॉब, इतनी है, बिल्कुल भी कोई मेरा साथ नहीं देता, जितना भी मैं कर लूँ कोई उसको पूछता नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इतनी टायरिंग है, अपना 100% भी दे दो। वो रोज़ आकर यही वर्ड बोलते हैं। तो जब वो हमारे पास आए और वो ऐसे कहते थे कि मैं जॉब से बड़ा परेशान हूँ और मैं इसको, मेरी मतलब अब अति हो गई है कि मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे जॉब से परेशानी है, इससे मैं कैसे रिलीव कर सकता हूँ ना। उसकी वजह से उनको स्ट्रेस लेवल, अपनी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आने लग गई। इस कारणवश वो हमारे पास आए। तो हमने जब उनसे बात करी कि अच्छा ठीक है, आपको जॉब नहीं पसंद है तो आप जॉब बदल क्यों नहीं ले लेते, आपके पास ये ऑप्शन है, ये चॉइस है, अगर अच्छी नहीं लग रही है आप दूसरी ले लीजिए। वो कह रहे नहीं नहीं। ये सुनते ही उनके अंदर एकदम बॉडी उनका एकदम डिफरेंट लेवल पे चला गया कि वो डर उनके अंदर दिखने लग गया कि नहीं 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 नहीं, मैं दूसरी जॉब अगर मुझे इससे अच्छी नहीं मिली, अगर मैं वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाया, मुझे वैसा पैसा नहीं मिल पाया तो क्या होगा। तो उनके अंदर वो डर आने लग गया कि मैं दूसरी जॉब पे नहीं जा सकता। जब हमने और बात करी तो वही बचपन में वो एक ऐसी याद पर आए कि जहाँ पर वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। जैसे छोटा बच्चा, जैसे मैंने बोला टॉडलर स्टेज में, कि वो हर चीज़ को छूना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। अब वहाँ पर कोई कांच का वास्क रखा हुआ था, अब इस बच्चे ने उस वास्क को पकड़ा, क्योंकि बच्चे का क्या होता है, वो फील करता है और छोड़ देता है, लेट गो कर देता है। तो उसने भी वो छुआ और छोड़ दिया, उसको क्या पता ये कांच है या क्या है, इससे टूट जाएगा। तो टूटा तो मम्मी ने एकदम चिल्लाया और उसको ये बोला कि तुम क्या करते हो, तुमसे हमेशा गलत होता है, तुम अब कुछ नहीं करोगे, नो यू डोंट हैव टू टच दिस, सिट डाउन। उसको डांट के ऐसे बोला। तो उस बच्चे के अंदर ये डर आ गया कि अब मैं नई चीज़ की तरफ जाऊंगा तो मुझसे कुछ गलत ना हो जाए।
तो इस कारण मैं कुछ नया ट्राई नहीं करता, मैं नई जॉब नहीं देखता, मैं चाहे कुड़ता रहूँगा, बोलता रहूँगा कि मुझे पसंद नहीं है, पर मैं उसी में ही बैठा रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर मेरे बचपन से आ रहा है और वो हमें ट्रिगर करता है। जैसी सिचुएशन आएगी कि बदल लो जॉब, वो बचपन का डर आ गया कि फिर से कुछ गलत हो गया, फिर से वही डांट पड़ी। अब क्या है, ये अब इनर जो ये क्रिटिक चलता है, पहले तो क्या बाहर से ये क्रिटिक मिल रहा है, हमारे पेरेंट बोल रहे हैं या हमारे टीचर बोल रहे हैं। अब हमें बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे अंदर ही वो चल रहा है। अब मेरे अंदर वो आवाज़ चलती है जो मुझे पहले बाहर सुनाई देती थी। तो इस कारण मैं कुछ नया ट्राई नहीं करता। तो अगर आपके अंदर एज एन एडल्ट वो इनर क्रिटिक चल रहा है कि तुमसे तो गलत होगा, तुम कुछ सही नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उसके रूट हमारे बचपन से जुड़े हैं। दूसरा हो सकता है कि हमें अबैंडनमेंट का डर है ना। एज एन एडल्ट हमें लगता है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, या ये मेरे से जॉब ना छूट जाए। हमेशा डर है, अनसर्टेनिटी है, कि इनसिक्योरिटी है, किसी भी रीज़न से वो डर रह रहा है। तो उसका रूट कॉज भी कहीं ना कहीं बचपन में हो सकता है कि शायद बचपन में ऐसा हो कि आपको, जैसे बचपन में होता है ना, पहले जब बच्चा होता है या पहले ज़माने में 1, 2 या 3 बच्चे होते थे, या तो किसी भी कारणवश आपको अपने दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ दिया गया है ना। आपके 10-12 साल आप बिना मम्मी पापा के रहे हो, तो आपके अंदर क्या ये डर आ गया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट का, कि मेरे मम्मी पापा तो थे नहीं, अभी भी ऐसा ना हो कि मेरे से ये छूट जाए। या जहाँ से मुझे रिलेशनशिप में ऐसा स्पाउस मिलता है तो वही डर आता है कि बचपन में मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, या फिज़िकली मम्मी पापा थे पर इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। वो, मैं ये नहीं कह रही जॉब पे जाना बुरी बात है, बट दोनों पेरेंट अगर जॉब पर जाते हैं और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, या हमारे साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करा, तो मुझे यही लगेगा कि मेरे लिए कोई है ही नहीं है ना। चाहे वो फिज़िकली होकर भी वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो बिज़ी रहते थे, है ना। बच्चा आप जब आते हो तब तक बच्चा सो जाता है, तो वो आपको मिलता ही नहीं है हार्डली। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट वहाँ से आता है। या फिर जब डिलीवरी के टाइम पर बच्चे को माँ से दूर रख दिया जाए, है ना, क्योंकि हम कहते हैं सबसे पहले बच्चे को माँ को देना चाहिए, उनकी चेस्ट पर देना चाहिए, ताकि उसको सेफ फीलिंग लगे कि हाँ, क्योंकि वो माँ का टच जानता है, 9 महीने वो माँ के साथ रहा है, तो माँ के टच को जानता है। और हमने ये देखा भी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बच्चा रोता है और 4-5 वहाँ पे लोग हों, वो एक के पास रहेगा, चुप नहीं होगा, बट जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में आता है वो चुप हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि उसको टच पता है माँ का, उसको वो सेफ फीलिंग लगती है कि ओ, अब मैं सुरक्षित जगह पर आ गया हूँ। तो हमारा ये रहता है कि हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट वहाँ से आ सकता है कि माँ या पिता से हमें दूर रखा जाए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एज एन एडल्ट आपको हमेशा लगे ओवर अचीव करना, या परफेक्शनिस्ट, कि हर चीज़ को आपको अच्छे से करना है, परफेक्शन में करना है। अगर वो परफेक्शनिस्ट नहीं होगा तो अंदर से आपका वो डर आ जाता है, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तभी मम्मी पापा का प्यार मिलता था। कंडीशन बेस्ड रहता था कि अच्छा तुम फर्स्ट आओगे, क्लास में आओगे, देखो तुम्हें वोकेशन पर लेकर जाएंगे। तो अब उसको लगता है अगर मैं सेकंड आ गया तो मुझे वो प्यार और एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तो मैं उसको ओवर अचीव करने लग जाता हूँ, परफेक्शनिस्ट में मैं चला जाऊँगा। मुझे लगा हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अंदर का वो बच्चा हिल जाएगा अगर वो परफेक्शनिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा फिर अब मुझे कौन पूछेगा, मेरी कोई नीड जो है वो अनमेट ही रह जाएगी। अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तभी तो नीड पूरी हो रही है मेरे प्यार की और एक्सेप्टेंस की। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे कारण हैं, मैं कहूँगी, जिससे पता चल सकता है कि आपका ये प्रभाव बचपन से आ रहा है। ये वो साइंस हैं जिनसे हमें मालूम हो कि हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड है, कहीं ना कहीं वुंडेड है जी, कि घाव है हमारे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचपन से आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे ओवर में जा रहा हूँ, है ना। जैसे दूसरी बात हो सकती है कि जैसे मैंने परफेक्शनिस्ट और उसकी बात करी आपको, कि या आप पीपल प्लीज़र हो, है ना, आप प्लीज़ बहुत करते हो हर चीज़ में, आप येस बेबी हो। येस मतलब जो कोई काम कहेगा आप कहोगे हाँ मैं कर दूँगा, मैं ये कर लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नीड, आपको लगता है कि बचपन ये कहा गया था कि जब आप हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हो तो आप एक गुड बेबी हो,
है ना, अच्छे बेबी हो और आपको प्यार किया जाता है कि ये तो, जैसे पेरेंट भी कहते हैं सबके सामने, ये तो सबका कहना मान लेता है, मतलब इसको जो कहो ये कह लेता है, ये इतना अच्छा है, ये कभी ना करता ही नहीं है। तो मुझे लगता है सब मेरी बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लीज़ करता रहूँगा, मैं येस बनता रहूँगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे पास एक लेडी आई, वो 45 एज की थी, तो उनको ये इशू था कि उनको लगता था कि मैं कहना तो चाहती हूँ अपने रिलेशनशिप, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था अपने हस्बैंड के साथ कि मुझे उनके साथ रिलेशनशिप में मुझे कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि मैं उनको, या तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती या वो मुझे ना समझते नहीं हैं, जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे पति के अंदर, जो वो मेरी बातों को समझ पाए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप बताइए कि भाई कैसे नहीं समझ पाते या क्या इशू आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज बाहर चलते हैं खाना खाने, या बाहर कुछ घूमने, मूवी देखने चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहती मैंने कह दिया ठीक है, पर अंदर से मैं जाना नहीं चाहती थी उनके साथ। मैं थकी हुई थी पूरा दिन काम करके, तो मेरे को था कि अब मैं रिलैक्स करूँगी। पर ऑफिस से हस्बैंड आए तो कहते चलो बाहर का मूड है, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने हाँ कह दिया कि चलो चलते हैं। तो हम बाहर गए तो उन्होंने पूछा चलो मूवी चलते हैं। मैंने कहा चलो चल लेते हैं। उन्होंने पूछा कौन सी मूवी देखें, रोमांटिक देखें, थ्रिलर देखें या एक्शन मूवी देखें। मैंने कहा जो आप कहो वहाँ चल लेते हैं मूवी। वो एक एक्शन मूवी में ले गए जहाँ पे पूरा मार धाड़ हो रही है, बट अंदर मेरे चल रहा है कि ये कहाँ ले आए हैं, ऐसी मूवी दिखाने ले आए हैं, कोई सेंस नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। चलो मूवी भी ख़त्म हो जाती है। फिर वो मेरे को कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं। मैंने कहा हाँ खाते हैं, भूख लगी है। उन्होंने कहा जी चलो क्या खाना है। मैंने कहा जो कहो। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे ठेली पे भेलपूड़ी खिला दी, गोलगप्पे खिला दिए। एक तो मूवी ऐसी दिखाई मेरे अंदर चल रहा, और ऊपर से देखो सड़क पे मेरे को खाना खिला रहे। मेरे अंदर ये चल रहा कि भाई क्या है, मतलब कोई अच्छे रेस्टोरेंट तो ले जाते, कहीं बिठा देते। तो ऐसे ये चलता रहा। फिर वो घर आ गए वापस। तो कह रही मैं थोड़ा सा हस्बैंड के साथ ऐसे रहती थी, मतलब थोड़ा दूर क्यों, हफ्ता भर मुझे ऐसा लगा ये क्या इन्होंने प्लान किया था। और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे कि कुछ हुआ है, पर मैं कह रही हूँ नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या होना है, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप कुछ और करना चाहते थे तो आप वो बोल सकते थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, आज मैं थकी हुई हूँ। बट वो कह रही नहीं उन्हें बुरा लग जाएगा, नहीं अगर उनको खुशी मिल रही है तो मुझे वो खुशी को करना है, वो पाना है। पर उनको भी समझना चाहिए ना कि मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। बट वो कैसे समझेंगे जब तक आप उनको बताओगे नहीं। तो क्या होता है, हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। हमें लगता है दूसरों की खुशी में मुझे खुशी मिल जाएगी, बट एंड ऑफ द डे वो खुशी मिलती नहीं है कहीं पर, क्योंकि आप ही अपनी खुशी की खुद जिम्मेदार हो। कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता आपकी खुशी की। पर आपको लगता है बिना कहे कोई आपको समझ जाए तो वो तो भगवान ही होगा जो समझ पाएगा, क्योंकि कोई इंसान तो किसी को कैसे बेहतर समझ सकता है, आप ही हो जो अपने आप को सबसे बेहतर समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। तो अगर आप ही अपनी नीड को समझोगे नहीं, अपनी चीज़ों पे स्टैंड नहीं लोगे, तो दूसरा कैसे समझ पाएगा। और उसको लगेगा कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वो मुझे समझते नहीं है। पर वो खुद ही नहीं कहीं ना कहीं समझ रही है अपनी नीड को कि कैसे मैं नो भी कह सकती हूँ। क्योंकि बचपन में हमें नो नहीं सिखाया गया, हमें अपनी चॉइसेस नहीं दी गई, है ना। क्योंकि हमें तो कह दिया गया कि तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं, अब तुम्हें सीए बनना है, अब तुम्हें शादी करनी है, ये एज आ गई है, अब तुम्हें बच्चे पैदा कर लेने हैं, ये एक बार सेट हो गया। बट उससे इधर उधर आप नहीं जा सकते, आप अपना कहना नहीं कह पाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें ना करो, वो बार जो सेट हुए, बट अगर कोई नहीं करना चाहता तो हम उस पर प्रेशर भी तो नहीं दे सकते ना कि नहीं करना है क्योंकि और लोगों ने किया है। ऐसा तो नहीं है हर चीज़ हर लोगों के लिए बनी है ना। तो वो देखने की ज़रूरत है। तो हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, अपने स्टैंड नहीं ले पाते हैं, हम नो नहीं कह पाते, अंदर से हम कुड़ते रहेंगे कि नहीं जाना नहीं जाना। हम प्यार से कह सकते थे कि आज मैं थकी हुई हूँ, क्या हम कल जा सकते हैं, और वो समझ भी लेते इस बात को। बट कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि किसी को
प्लीज़ करने में ही मेरी वो नीड पूरी हो रही है, तभी वो मुझे प्यार देंगे जब मैं उनको यस कहूँगी या प्लीज़ करूँगी। मैम, क्योंकि हम चाइल्डहुड ट्रॉमास की बात कर रहे हैं, तो WHO का एक स्टैटिस्टिक्स है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, हर 10 में से 6 उन बच्चों को या तो फिज़िकल वायलेंस या साइकोलॉजिकल वायलेंस जो है वो फेस करते हैं। तो क्या वायलेंस या अब्यूज़ जैसी चीज़ें, इसका इम्पैक्ट भी बड़े होकर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। अब्यूज़ किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, क्योंकि हर अब्यूज़ का हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट आता ही आता है, हमारे थॉट पे, हमारे बिलीफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मैं हिटलर की बात करूं, हम सब हिटलर जानते हैं, हिटलर ने क्या किया, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई हिटलर के कारण हुई, और उन्होंने कितना वर्ल्ड को पेन दिया, उसकी वजह से कितना कुछ हुआ, उस सब को हम जानते हैं। बट क्या कभी हमने हिटलर का बचपन के बारे में पढ़ा है? हमने ये देखा है कि उसने पेन दिया, बट उसके बचपन में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो हिटलर बन गया? अगर आप बचपन उसका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बचपन में उनकी अपने फादर ने उनको, हिटलर को, इतनी पिटाई हुई है, इतना फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, मतलब वो इतना ज़्यादा हो गया। सोचो, जब किसी को फ़िज़िकल अब्यूज़ जैसे पिटाई, थप्पड़ मारा जाता है, बेल्ट से मारा जाता है, जो भी चीज़ों से कह दो, मतलब उनके फादर उनको ब्रूटली मारा करते थे। तो जब एक बच्चे के ऊपर इतना फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है तो क्या है, अभी बच्चा क्या है, उसको लगता है कि मैं तो पावरलेस हूँ, हेल्पलेस हूँ, क्योंकि मेरे से ऊपर भी एक अथॉरिटी है, जो मेरे फादर हैं, जो पावर में है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझ पे कुछ भी कर सकते हैं। जब इतना अब्यूज़ होता है तो एक बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि जब मैं पावर में आऊँगा ना, मैं फिर दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर जब वो एज एन एडल्ट बनेगा तो वो वर्ल्ड को पेन देगा। वो ऑफेंडर बिहेवियर इसको बोलते हैं। ऑफेंडर बिहेवियर क्या होता है कि जब बचपन में इतना अब्यूज़ आपने, अगर पिटाई खाई है, तो अब आप ऐसा बिहेवियर हो गया कि आप हर किसी को ऑफेंड करोगे अपनी बातों से, अपने एक्शन से, क्योंकि आपको लगेगा कि इतना पेन मेरे अंदर दबा हुआ है जो मैंने कभी प्रोसेस नहीं किया है। अब मैं ये पेन, उन्होंने उस पेन को देखो 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके हिटलर ने पूरे वर्ल्ड को वो पेन दिया है, एंड एंड ऑफ द डे सुसाइड से उन्होंने अपने आप को मारा, अपने आप को गोली मार के उन्होंने मारा। तो सोचिए कितना पेन उस बच्चे में, अंदर जो अंदर बच्चा छुपा हुआ है उसके अंदर होगा, कि उतना पेन दे के भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं, और उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये क्या करा, तो अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। एंड में उनको यही पेन समझ आया कि इस पेन से मैं रिलीफ कैसे पा सकता हूँ, अपने आप को ख़त्म करके। तो ऐसे हमारा फिज़िकल अब्यूज़ बहुत इम्पैक्ट देता है। तो फिर हम उसको एक्शन में दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, उस पेन को, अगर हम प्रोसेस नहीं करते। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला फ़िज़िकल अब्यूज़ की ये बात हो गई, तो अब जैसे दूसरा फ़िज़िकल अब्यूज़ आपका, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है। सेक्सुअल अब्यूज़ भी हमारे साइकी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर बचपन में हमारे साथ सेक्सुअली हरासमेंट कह लीजिए, या बैड टच कह लीजिए, या सच में सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, तो उससे क्या होता है, एज एन एडल्ट जब हम बनते हैं तो हमारे इश्यू होते हैं इंटीमेसी को लेकर, कि हम जैसे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो जैसे ही एक कपल इंटीमेट रिलेशनशिप आओगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप फ्रोज़न हो जाओगे, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करता है आपके बचपन के सेक्सुअल अब्यूज़ से, कि आप एकदम फ्रीज़ हो जाते हो वहाँ पर, आप एकदम एक शव के जैसे बन जाते हो, कि आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको इमोशनलेस, फीलिंगलेस बन जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ रिग्रेस हो रहे हो। या दूसरा यह होता है कि जैसे ही इंटीमेसी चीज़ होगी या आप थोड़ा इंटीमेट आने लगेंगे, आप रिबेल करोगे, आप एक्सक्यूज़ ढूंढोगे कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना, या आप उससे भागने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हुआ है तो उस कारण हमारे एज एन एडल्ट हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि इमोशनल अब्यूज़ है ना, इमोशनल अब्यूज़ क्या है कि जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ कि एक फ़ादर है जो अल्कोहलिक है,
हूँ। और वो रात को ड्रिंक करते हैं, शराब पी कर आते हैं और मदर को वो अब्यूज़ करते हैं, मतलब वर्बल अब्यूज़ कह लीजिए या फिज़िकल अब्यूज़ भी, मार पिटाई होती है। और वहाँ पर एक छोटी बच्ची है 7 साल की, और वो इस चीज़ को देखती है कि रोज़ पापा आते हैं और मम्मी को वो इतना मारते हैं, बोलते हैं। और रात को क्या होता है, मम्मी बेटी के पास सोती है हर रात को जब ये होता है, और वो बेटी को बोलती है कि देखो तुम्हारे पापा के साथ मैंने शादी करी, मैं तो फंस गई, मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, अब बस तुम ही हो जिससे मुझे प्यार मिलता है, तुम्हारे कारण ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं जीती भी नहीं, या मैं पापा को छोड़ देती, तुम्हारे कारण ही मैं इस शादी में रुकी हुई हूँ। क्या है, एक इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है यहाँ पर। आप सारी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हैप्पीनेस आप इस बच्ची पर डाल रही हैं जो ये बच्ची सुन रही है। और रमन, आप गेस करेंगे जब ये एज एन एडल्ट बड़ी होती है तो इसका प्रोफेशन क्या होगा इस लड़की का? डिफेंस में, ओके। बट ऐसा देखा है मैंने, जब वो लड़की आई है और जब ये मतलब ऐसी हुआ इसके साथ, तो वो ऐसी उसका प्रोफेशन था जहाँ पर वो डिवोर्स दिलवाती थी कपल्स को। उसको लगता था कि हर औरत एक ट्रैप में फंसी हुई है और मेरे को सेवियर बनना है उनको इस जाल से निकालने के लिए, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी वहाँ फंसी थी। और 50 इयर्स की वो हो गई है, शी कुडंट मैरी एनीबडी। क्योंकि ना क्या होता है, एक बच्चा ना एक यूनिवर्सल थॉट क्रिएट करता है। जैसे उसके फादर अल्कोहलिक थे, बच्चा ना एक वननेस में चलता है। जैसे मैंने बोला 7 साल की उम्र में अगर उसका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो उसको लगेगा कि हर आदमी ऐसे ही होते हैं। वो जनरल थॉट बना लेता है, वो ये नहीं देखता कि ये सिर्फ एक के साथ था, बट और भी आदमी अच्छे हो सकते हैं। पर उसे क्या लगता है कि हर आदमी ऐसे ही होते हैं जो औरतों को पीड़ा देते हैं। तो इस कारण वो शादी ही नहीं कर पाई और ऐसे लॉ में गई है कि जहाँ पर वो बस उसको लगता है कि मैं सेव, हर इंसान को जिसको वो सेव करती है उसको लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी वो मम्मी को सेव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अब जिम्मेदारी है इन औरतों को इस पेन से रिलीफ करने के लिए। तो ये इमोशनल अब्यूज़ है एक तरीके से कि आप अपनी खुशी, अपनी जिम्मेदारी उस बच्चे 7 साल पे डाल रहे हो, कि आप स्टैंड नहीं ले रहे अपने लाइफ में और आप बच्चे को डाल देते हो, और बच्चे को लगता है कि मैंने ही अब जिम्मेदारी ले ली है। तभी वो करता है कि चाहे हैप्पीनेस हो चाहे सैडनेस हो, अगर मेरी मम्मी के जीवन में हो रही है इसका कारण मैं ही हूँ, तो मुझे वो करना है जो मेरी मम्मी चाहेगी। तो ये हमारा एक इमोशनल अब्यूज़ चलता है। मेंटल अब्यूज़ है कि आपको बार बार कहा जाए तू गधा है, तू पागल है, तुझसे नहीं होगा, तू कभी नहीं ठीक से कर सकता, हमेशा तू गलत ही करता है। तो एज एन एडल्ट मेरे अंदर ये आवाज़ चलेगी हमेशा। अब बाहर से सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच में लग जाएगा एक पॉइंट पर कि मैं गधा हूँ, कि मेरे से तो कुछ होगा नहीं चाहे मैं जितना भी मर्जी कर लूँ। तो ये सारे अब्यूज़ हमारे एज एन एडल्ट हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी साइकी पे इसका इम्पैक्ट रहता है, किसी भी तरीके का अब्यूज़ हो। और अगर अब्यूज़ की बात करें, मैं आपको बताती हूँ रमन, एक बारी हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी हितेश और मेरे को तिहाड़ जेल में मेडिटेशन सिखाने की। और उनको लगा कि आप आइए यहाँ पर, और मोस्टली वहाँ पे क्रिमिनल्स थे जहाँ पे हमें ध्यान सिखाना था, तो हम उनको ध्यान सिखाने जाते थे। और वहाँ पे 2 विंग्स थे, जैसे मेल का अलग होता है और फीमेल्स अलग रखी जाती हैं। तो मेल में हितेश जाते थे और फीमेल्स में मैं ध्यान सिखाने जाती थी। और जब हम ध्यान कराते थे, हम वापस आते थे और जब हम एक दूसरे से बात करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे रमन, 99.9999% जो वहाँ पे क्रिमिनल्स थे, चाहे वो मेल या फीमेल, सबके इनर चाइल्ड वूंडेड थे। उनकी बात से हमें समझ आ रहा था कि वो क्रिमिनल क्यों बने, उन्होंने वो क्राइम क्यों करा, क्योंकि उनका बचपन में कुछ ऐसा अब्यूज़ हुआ है, या तो फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, मेंटल हुआ है, या इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, जिसके कारण वो ये सब करने आए हैं। क्राइम हो रहा है हमारे लाइफ में। अगर हम क्राइम को कम करना चाहेंगे, मैं कहूँगी, तो हमें ज़रूर अपने बचपन पे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम वैसे थे नहीं जो आज बन गए हैं। तो अगर कुछ
भी आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है, वो गलत इंसान कर रहा है, इंसान गलत नहीं है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि उसको मोल्ड ऐसा कर दिया गया कि उसको वो गलत करना पड़ रहा है। बट हम सब आए तो वो प्योर सोल जैसे थे, एक इनोसेंट, एक लविंग, एक एक्सेप्टिंग सोल के जैसे थे। बट कुछ हमारे अंदर ऐसा हो गया कि वो हो गया। और ये हमने सच में देखा कि कैसे, और ये अनकॉन्शियसली होता है ना, कि आपके बचपन में जो अब्यूज़ हुआ है अब आप वो कैसे वर्ल्ड को देने लग जाते हो, दूसरे इंसान को देने लग जाते हो। आपको पता भी नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो, आप इतना उसके अंदर घुस चुके होते हो, आपको वो भी ठीक लगता है। आपको लगता है जब मेरे साथ हुआ है तो इसमें क्या हो गया, मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, वो पेन दे सकता हूँ या अब्यूज़ दे सकता हूँ, चाहे वो सेक्सुअली अब्यूज़ क्यों ना हो। ऐसी एक बात है, सेक्सुअल अब्यूज़ से याद आया कि एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल था, तो वो न्यूज़ में आया कि एक बारी वहाँ उनके एक छोटी बच्ची के साथ किसी ने कुछ गलत किया। तो जैसे अब स्कूलों में भी साइकोथेरेपिस्ट बुलाते हैं, काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की और स्टाफ वगैरह की भी। तो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप आइए, और बहुत ज़्यादा स्कूल को डीफ्रेम हो गया क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा हुआ। और कैसे पता चला कि वो बच्ची जो थी वो थोड़ा कुछ अपने प्राइवेट पार्ट से कुछ गलत चीज़ कर रही थी, और मदर ने जब नोटिस करा, एंड शी वाज अराउंड 5 years old गर्ल, तो उसको लगा कि इसको कैसे ये पता चला। और उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये क्या हुआ, ये तुम्हें किसने बोला करा ये, या ऐसे तुम्हें कैसे पता चला। तो उसने बोला जो स्कूल में दीदी है ना, उन्होंने ये मुझे बताया ऐसे करने को। तो जब बात खुली तो वो स्कूल तक चली गई, पेरेंट ने स्कूल में बोल दिया, और वहाँ पे जैसे हेल्पर रखते हैं बच्चों की टेक केयर के लिए, तो उस हेल्पर को पकड़ा गया और उसने कमिट भी कर दिया कि मैंने उसके साथ कुछ ऐसे गलत किया था। और उसके मदर ने 2 finger टेस्ट भी करवाया जो कि पॉजिटिव आया उस बच्ची का। तो उन्होंने, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया और कहा कि आप प्लीज़ आइए, इससे बात करिए, इससे जो हेल्पर है। जब हमने रमन उससे बात करी, जब मैंने उसकी स्टोरी या उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जो तुमने ऐसा करा, उसके साथ भी बचपन में उसी एज में ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, जिस कारण वो ये करने लग गई और लड़कियों के साथ या और बच्चियों के साथ। और उसको ये भी नहीं पता चला कि वो ये गलत कर रही है, क्योंकि वो पेन, हमें लगता है कि जो पेन मिलता है अगर हम उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं, तो वो एक अननेचुरल वे से हम उसे एक्टिंग आउट करने लग जाते हैं, वर्ल्ड को देने लग जाते हैं, लोगों को देने लग जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो जब हमने उनके बचपन के बारे में पता चला, तब समझ आया कि हाँ, वो भी इस अब्यूज़ से गुजरी है, तभी वो ऐसे कर रही है। फिर हमने उनके साथ काम किया, मेडिटेशन करवाया, या उनके अपने ट्रॉमा को उन्होंने रिलीज़ करा। उन्हें समझ आया कि हाँ, ये जो मैंने एक्शन लिया वो सही नहीं था, या अपने थोड़े कॉन्शियस होने लग गई हैं। नहीं तो कॉन्शियस होते ही नहीं है, उनको ये गलत लगता ही नहीं है। सबसे पहले तो उनको लगता है जो मिला था हम दे रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो अंदर इतना दबा होता है जो मैं कह रही हूँ। तो इसे प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे वर्ल्ड में जा रहे हैं, है ना, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है अपनी लाइफ की, कि हाँ, मुझे देखना है कि मेरे अंदर कोई इशू है जिस कारण मैं ऐसे एक्शन या बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो ठीक करने की ज़रूरत होती है। मैम, इनर चाइल्ड जो किसी का वुंडेड है, कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने बता दिया, इम्पैक्ट क्या होता है आपने बता दिया, पर उस घाव को हील करने के बाद कोई सक्सेस स्टोरी है? हील करने के बाद क्या बदलाव आता है लोगों की लाइफ में? देखिए, बदलाव बहुत तरीके से आते हैं। अब जैसे कि अगर मैं हेल्थ की बात करूं आपसे, है ना, कि हमारे पास एक लेडी आई थी, 35 years ओल्ड लेडी थी वो, और उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके एंकल में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और ये दर्द कब होता था, जैसे ही वो सुबह सोने के बाद जब उठती थी और ज़मीन पर अपना पहला कदम रखती थी, उस समय अनबेरेबल पेन होता था उनको। इतना पेन होता था कि वो आधा 1 घंटा पहले रोती थी
अपना पहला कदम रखने के लिए, और इतना अनबेरेबल होता था कि उनको समझ नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। और उन्होंने मेडिकली भी सारे टेस्ट करवा लिए कि कोई वेन में प्रॉब्लम है, कोई फ्रैक्चर है, क्या है, रिपोर्ट सब सही थी, उनको समझ ही नहीं आता। और 15 साल से वो इस पेन को सहन कर रही थी। जब एक्सट्रीम में हो गया तो जब वो हमारे पास आई कि मैं इस पेन की वजह से आई हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये दर्द क्यों हो रहा है। तो जब हमने उनसे बात करी और उनके बचपन के बारे में बात करी, उनको जाना, तो जब उन्होंने ये इनर चाइल्ड करा तो वो एक ऐसी मेमोरी में गई अपनी पिछले इस वर्तमान के चाइल्डहुड में, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को देखा कि वो 4-5 साल की हैं, और उन्होंने अपने आप को देखा कि उनकी मम्मी ने उनको बेड के जैसे पाँव होते हैं ना, पाँवें कह लीजिए या जो होते हैं, वहाँ पर रस्सी से उनको बांध देती थी। और बांधती क्यों थी? क्योंकि मम्मी फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, अकेली रहती थी, पापा जॉब पर जाते थे, दादा दादी कोई घर पर होता नहीं था। और वो स्टेज थी क्रॉलिंग की, कि उनको लगता था कि अगर मैं काम कर रही हूँ किचन में, कहीं ये चलती चलती सीढ़ियों के पास ना चली जाए, गिर ना जाए। तो इस कारण क्या है, मम्मी ने उसको रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। 3-4 साल वो रस्सी से बंधी रहती थी कि ताकि वो बेड के आसपास ही घूम पाए। तो इतना उसकी साइकोलॉजी में ये चला गया, उसके हेल्थ पर ये चला गया, वो बीच में वो भूल गई उस दर्द को। पर बाद में ये 15 साल बाद, जैसे मैंने कहा 15 साल से उसको ये दर्द आने लग गया। तो जब ये दर्द आने लगा और जब वो उस मेमोरी पर गई और उन्होंने इसको हील करा कि ठीक है वो बचपन का था और ये जो बिलीफ मैंने बनाया हुआ है, ये जो दर्द है, मैं इसको अब लेट गो कर सकती हूँ, अब मैं इसे छोड़ सकती हूँ, है ना। जो भी उसको कारण समझ आए कि मम्मी क्यों करती थी इस कारणवश, बट अब मैं कर सकती हूँ। और क्यों ये आता था बांध के सोने के बाद ही जस्ट क्यों आता था कि तब आप रेस्ट करते हो और एकदम जब पहला कदम रखते हो उसको वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती थी बंधने की, कि मैं तो बंधी हुई हूँ, मैं कहीं आगे मूव नहीं कर सकती, लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर सकती, वो डर लगते थे। तो जैसे ही उन्होंने ये काम करा अपने ऊपर, अपने इनर चाइल्ड से वो कनेक्ट किया, उस बच्चे से कनेक्ट किया, उसे प्यार दिया कि तुम फ्रीली मूव कर सकते हो, अपने लाइफ में मूव कर सकते हो, उनका वो 15 साल पुराना वो दर्द बिल्कुल हील हो गया। वो अपने आप कम हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। इतने टेस्ट करके भी उनको जो फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो आपका कोई हेल्थ इशू ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए हर डिज़ीज़ के पीछे कोई इमोशन दबा हुआ है और इमोशन के पीछे कोई नीड है जो अनमेट है, तो वो हमें देखना होता है। अगर हम उस पर काम कर लेंगे तो आप अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं, और वो चीज़ों को भी, जो डिज़ीज़ है, पेन है, उसको ऑटोमेटिकली आप हील कर सकते हैं। तो पहला ये कि हेल्थ आप बेटर कर सकते हैं। दूसरा रिलेशनशिप, देखिए अगर मैं किसी नए रिलेशनशिप में जा रही हूँ तो वो अनमेट नीड से जा रही हूँ, मेरे पीछे एक नीड है छुपी हुई कि प्यार दो, तो मैं क्या करूँगी, प्लीज़ करूँगी रिलेशनशिप में, इतना प्लीज़ करूँगी कि दूसरा भी कहेगा कि भैया बस हो गया, या तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जितना आपने दिया उधर से उतना भी वो दे, है ना। मोस्टली हम क्या देखते हैं अपने घर में कि जो ओवर गिवर्स होते हैं, है ना, उनके पीछे एक धारणा छुपी होती है। जो ओवर गिवर्स होते हैं, हमें लगता है कि हमारा ऐसी कल्चर है, इंडियन कल्चर, हम अपनी माँ को कहते हैं कि जो अनकंडीशनली देती है, जो बस देती ही देती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर माँ ऐसी होगी, पर हर के पीछे एक कामना, एक मंशा देखने की ज़रूरत होती है। जो हमने देखा है कि जब हम ओवर देते हैं ना, तो हमारे पीछे एक मंशा होती है कि क्या मैंने इतना दे दिया कि तुम मुझे प्यार दे सको, या एक्सेप्टेंस दे सको, या एक्नॉलेज कर सको कि मैंने तुम्हें इतना दिया है कि हाँ मम्मी तुमने बहुत किया है मेरे लिए। क्योंकि वो प्यार ढूंढ रही हैं जो उनको बचपन में नहीं मिला। वो सोच रही हैं कि मैं इतना दूंगी, सेल्फलेस दूंगी, ताकि मुझे कोई प्यार दे सके या मुझे कोई कह सके कि हाँ तुमने बहुत दिया है। तो गिविंग हो सकती है बट बैलेंस में। अगर मैं ओवर जा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि नहीं, क्या मेरे को कोई देखे मुझे कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो वो देखने की ज़रूरत है। तो वो समझ आने लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में फिर आप, मैं कहूँगी, एक होलनेस से जाते हो। आप किसी कमी से नहीं जा रहे हो। हम कहते हैं ना कि दूसरा पार्टनर आएगा आपको कंप्लीट कर देगा,
कोई आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको कंप्लीटनेस से जाना है, ताकि वो भी अगर हम दोनों अपने बचपन पे काम कर ले तो हैप्पीनेस मल्टीप्लाई हो सकती है, डिपेंडेंट नहीं। एक हैप्पी पर्सन दूसरा हैप्पी पर्सन से जब मिलेगा, शादी होगी, तो हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है हैप्पीनेस की, दूसरा पर्सन अपनी जिम्मेदारी ले रहा है हैप्पीनेस की, क्योंकि उसे समझ आ गया ना तू मेरी हैप्पीनेस पूरी कर सकती है ना मैं तेरी कर सकता हूँ। हमको अपनी हैप्पीनेस की खुद जिम्मेदारी लेनी है। यही हमें रीपेरेंटिंग सिखाता है कि अब रीपेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि अब मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊं और कहूँ आपने मुझे प्यार नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया। अब तो हो चुका है ना। अब आपको खुद को रीपेरेंट करना है, तभी रीपेरेंटिंग कहा जाता है कि आपको अपने उस बचपन के स्वरूप के साथ जुड़ना और उसे कहना है कि जो उसने धारणाएं बनाई हैं, जो भी उसके साथ गलत हुआ है, आप उसको बता रहे हो कि इसमें तेरा दोष नहीं है। इट्स ओके, कोई नहीं था तेरे साथ, बट मैं अब तेरे साथ हूँ। किसी ने तुझे प्यार नहीं दिया, बट अब मैं तुझे पूरा अनकंडीशनल लव दूंगा। किसी ने तुझे एक्सेप्ट नहीं करा, आई विल एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर। आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम ये कहते हैं, क्योंकि हम उसी से ही बने हैं, बचपन से ही हमारा एडल्ट रूप बना है, तो आप ये चीज़ें अपने बचपन को तो कह ही रहे हो, बचपन के स्वरूप को, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी जा रही है, क्योंकि आप वहीं से बने हो। और इनडायरेक्टली आप अपने आप को ये कह रहे हो कि बाहर मुझे एक बेगर के जैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, कि मेरे को सोचूं पैसा कमा लूँगा या कोई मुझे प्यार से 2 शब्द बोलेगा तो मेरा बार रेज़ हो जाएगा, 2 शब्द गलत कह देगा तो मेरा बार नीचे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सब मेरे अंदर ही है और मैं अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप को समझता हूँ, उस पेन को समझता हूँ जो तुम गुज़रे हो, उसको समझता हूँ, उसको देखता हूँ। तो वो बच्चे के अंदर एक एश्योरेंस आ जाती है, एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है कि अब मैं लाइफ में आगे और अच्छे से कर सकता हूँ। और ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। जितना हम बोलेंगे अपने आप को, क्योंकि बचपन में वो रिपीटेडली बोला गया है, अब उसको हमें अगर डिज़ोल्व करना है, उसको लेट गो करना है, तो ये एश्योरेंस बार बार हमें अपने आप को देनी पड़ेगी, तभी हम अपने लाइफ में बदलाव देख पाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने कि लाइफ की टाइमलाइन में अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात करें तो हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट की मेमोरीज़ और इमोशंस के सम से बना है, अकोमुलेट होके, और फ्यूचर में क्या होगा वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रेजेंट भी पास्ट से बना है, तो उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बताया कि कनेक्ट करते हैं अपने इनर चाइल्ड से, उस पर वर्क करते हैं, उन वूंड्स को, उन घावों को हील करते हैं, तो जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। मगर कनेक्ट करें कैसे उस इनर चाइल्ड से? कोई टूल्स, टेक्निक्स, टिप्स कुछ हैं? अगर मैं आपको पहला टेक्निक और सिंपल टेक्निक कहूँ, और वो मैजिकल टेक्निक है, वो है ध्यान। कि आप जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आप समझ पाएंगे अपने आप को बेहतर। क्योंकि हम क्या है, अभी जी तो रहे हैं जीवन, पर अंदर हमारे भीतर क्या चल रहा है, कैसी भावनाएं आ रही हैं, अंदर क्या उथल पुथल हो रही है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम उसको कहीं ना कहीं सरपास कह लो कर देते हैं या एस्केप कर देते हैं और हम बाहरी ध्यान देते हैं। पर जब हम अपने आप से ध्यान देंगे तो मुझे समझ आएगा कि मेरे अंदर ये जो फीलिंग आ रही है या जो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं ढूंढना चाहता हूँ, क्या मैं जीवन में करना चाहता हूँ। ऐसे प्रश्न अपने आप से, वो जो वाई वाले प्रश्न है ना, आने लगेंगे कि मेरा क्या यही उद्देश्य है ना। अगर ये जीवन में बार बार हो रहा है मेरे साथ, कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में। तो क्या मैं एक चिंतन में, एक मनन में, सेल्फ इंक्वायरी में जाऊँगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाऊँगा, जो कि ध्यान से बहुत ब्यूटीफुली आता है हमें। दूसरा कह सकते हैं कि आप जो भी बचपन में वो आप बैठे, थोड़ा लिखें, उसको जर्नलिंग करें, है ना, अपने विचारों को किताब पर उतारें। क्योंकि जब हम उतारते हैं तो फिर हम समझ पाते हैं और डॉट को कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा, मेरे जीवन में अगर ये हो रहा है, बार बार कोई छोड़ के जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है पीछे। क्या मेरे अंदर कोई डर है कमिटमेंट का, है ना, तभी मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है, मैं उस रिलेशनशिप से भाग जाता हूँ। क्योंकि क्यों भाग रहा हूँ, पीछे डर देखूँ। क्योंकि ऐसा बचपन में सुना था, मम्मी कहती थी ये शादी एक ट्रैप है,
मैंने तेरे पापा से शादी करके एक मैं ट्रैप में फंस गई हूँ, इस ट्रैप से नहीं निकल सकती। तो अब मुझे भी लगता है कि शादी क्या है, एक ट्रैप है। इसलिए जैसे ही कमिटमेंट की बात आएगी, अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कहेगा कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाओ, मैं कहूँगा टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मैं कोई एक्सक्यूज़ दूंगा, अभी मुझे और स्टैंड होना है, अभी और पैसा करना है। बट इसके पीछे की ऊर्जा क्या है? कहीं ना कहीं वो डर है कि मैं भी तो नहीं उस जाल में फंस जाऊँगा जिसमें मम्मी या पापा फंसे थे। तो क्या है, जर्नलिंग करें, हम लिखें उन पैटर्न को, उसके पीछे का कारण जाने। तीसरा होता है कि जैसे आप वर्कशॉप कर सकते हैं। अभी जैसे पीएमसी हिंदी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वर्कशॉप, सो हम जिसे कहते हैं, और वहाँ पे क्या है, अपने पे काम करना ताकि हम अपने आप को बेहतर समझ सकें। और ये धर्मपुर में हो रहा है, गुजरात में। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट, जैसे मैं भी वहाँ पर होंगी, हितेश है, डॉक्टर तृप्ति जैन आ रही हैं, श्रेयांश डागा आ रहे हैं, और शंपा मैम आ रही हैं, है ना। तो हर चीज़, हर जन जो भी आ रहे हैं थेरेपिस्ट वहाँ पर, तो वो क्या है, वो आपको अपने आप से ही जोड़ रहे हैं। कैसे हम अपने जीवन में एक बेहतर इंसान, हर दिन एक बेहतर इंसान बन पाए। क्योंकि जैसे होता है ना, हर इतने अनियन की लेयर्स बन गई हैं बचपन से, हमें अब उसकी सफाई की ज़रूरत है। जैसे जैसे लेयर उतारते रहेंगे हम और गहरा और अपने आप को सुंदर और बेहतर बना पाएंगे। तो ये सारी मोडालिटीज़ हैं कि आप कोई वर्कशॉप अटेंड करो जिसमें आप समझ पाओ इन चीज़ों के लिए कि जो भी आपके बचपन में हुई हैं, तो वो कर सकते हैं। या किसी की हेल्प लीजिए, आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है जो हमने बताया है कि अब्यूज़ हुआ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है बचपन, तो काउंसलिंग या थेरेपी वर्क ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से आप अपने इनर चाइल्ड को रीपेरेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो सॉल्यूशंस बताए हैं, आई होप वो हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प करेंगे जब वो प्रैक्टिस करेंगे। ये जो सॉल्यूशंस आपने बताए, इसके पीछे कोई साइंस भी होता है कि इनर चाइल्ड को हील करने का? अपने जैसे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र कर रहे हैं हम, साइकोलॉजी टर्म आपने यूज़ किया, क्या और डीपर साइंस है इसका कोई? जी देखिए, अगर साइंस की बात करें तो इसके अंदर है जिसको हम टर्म बोलते हैं हम, जैसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो अगर ये 3 शब्दों से बना है, तो साइको बना है जैसे साइकोलॉजी से। क्या है साइकोलॉजी? मतलब कि हमारे थॉट, हमारे बिलीव्स की अगर हम बात करें कि क्या अगर थॉट जैसे हमारे अंदर रहते हैं या बिलीव्स जैसी धारणाएं मैंने बनाई हुई हैं, उसका मेरा न्यूरो पे इफ़ेक्ट आता है। न्यूरो क्या है? मेरा ब्रेन। तो ब्रेन पे मेरा उस पर इफ़ेक्ट आता है, और ब्रेन से फिर वो इफ़ेक्ट मेरा इम्यूनोलॉजी पर आता है। इम्यूनोलॉजी बना इम्यूनिटी से। तो अगर आपको बॉडी में कोई हेल्थ इशू आता है, कोई पेन आता है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो किसी थॉट से जुड़ी हुई है। और वो थॉट कहीं ना कहीं हमारे, जो मैं कहूँगी 99% जो हमारी फाउंडेशन जो होती है ना, वो हमारी बचपन में बन गई होती है। हमारी सारी धारणाएं हमारे बचपन में बन गई होती हैं, और उसी धारणाओं से मैं अपने जीवन को चलाती हूँ। जैसे कि एक घर की एक नींव डलती है ना, सबसे पहले जैसी नींव होगी उतना ही स्ट्रांग वो घर होगा। तो चाइल्डहुड क्या है? वो नींव है, वो फाउंडेशन है। अगर वो फाउंडेशन बन गई, जैसे भी बिलीव्स बन गए, चाहे वो लिमिटिंग बिलीव्स हो या ऐसी विचारधारा हो जो लगता है कि मुझसे कुछ होगा नहीं या मेरे में कोई कमी है ना, तो मैं उसी विचारधारा से, उसी बिलीफ से, उसी फाउंडेशन से मैं जीवन को देखूंगी और जीवन में उतरूंगी भी उन्हीं बिलीफ से, क्योंकि वो एक फाउंडेशन मेरी बन चुकी है बचपन। और ये हमारी साइकोलॉजी पर, हमारे मैं कहूँगी इम्यून सिस्टम पर, हमारे ब्रेन पर इस सब का इम्पैक्ट आता है। और जब हम ये काम करते हैं तो आप देखोगे मेंटल लेवल आपका स्ट्रांग होगा, आप और ज़्यादा मैं कहूँगी क्रिएटिविटी आपकी एनहांस होती है इससे, और आपको हेल्थ इशू कोई नहीं रहेगा, आप मोर एक्टिव रहोगे, स्पॉन्टेनियस रहोगे, प्लेफुल, जो मैं कह रही हूँ कि सारी वो चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं कि बचपन की जो कहेंगे जो क्वालिटीज़ होती हैं हम उसको रीगेन कर लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को। और चैलेंजेस भी आएंगे तो जैसे एक बच्चा करता है ना, बड़ा इजीली उसको हैंडल कर लेता है कि बड़ी जल्दी चीज़ों को लेट गो भी कर देता है ना। अभी वो नाराज़ है, 1 मिनट में आपकी थाली से ही वो खाना खा रहा होगा, तो हम भी वो लेट गो करना बड़ा इजीली बच्चों के जैसे सीख जाते कि ठीक है, एक फ़ेज़ है, ये अभी आया है
चला भी जाएगा, इसका मैं सामना कर सकता हूँ, है ना, कुछ सिखाने ही आया है। तो क्या है कि ये चीज़ जो, क्योंकि बच्चा हमेशा सीखने पे रहता है ना, उसको सीखना है, हर चीज़ सीखनी है। और 7-8 साल की ऐसी उम्र होती है कि उसके अंदर आप बच्चे को 6-7 लैंग्वेजेस भी अगर सिखा दो, सिर्फ सिखाना भी नहीं, सिर्फ आप बोलोगे वो अपने आप एब्जॉर्ब, क्योंकि वो थीटा स्टेज में है, तो आप भी ऐसे ही सीखने लग जाते हो कि हर चीज़ मुझे सिखाने आई है, कोई बात नहीं, इसका भी सामना कर लेंगे, कोई बात नहीं, गिर गए 2 मिनट बाद खड़ा हो जाऊंगा, 10 मिनट बाद खड़ा हो जाऊंगा, पर ये विश्वास है कि खड़ा ज़रूर हो जाऊंगा। तो ये रहता है। तो ये हमारी सारी इम्पैक्ट एक थॉट लेवल से ही शुरू होता है। अगर वो थॉट मैंने ठीक कर लिया, वो मेमोरी ठीक कर ली, उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे ना ही मेरे ब्रेन पर रहेगा। मैम बहुत बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लाइफ में ये जो अकम्पलिशमेंट, फुलफिलमेंट है, ये सब नहीं चाह के, पीएम सिंह दी ऑडियंस की बात करूं, एक मेजर चंक है हमारे ऑडियंस का जो स्पिरिचुअल साधक हैं, बहुत सीरियस एडवांस्ड स्पिरिचुअल साधक हैं, उनको मतलब एनलाइटनमेंट, निर्वाण, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। तो हाउ कैन नो देयर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग या वुंड्स को, इनको जान के? देखिए रमन, अगर मैं सेल्फ रियलाइज पर्सन की बात करूं कि जिसने आत्मबोध पा लिया है, जिसने मुक्ति का द्वार जीत लिया है, या कह लीजिए पा लिया है, या जो अपने आप को जान चुका है, वो पर्सन क्या होते हैं? अगर उनकी क्वालिटीज़ या बिहेवियर की बात करूं, चाहे आप कोई भी गुरु ले लीजिए, बुद्धा ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, वो तो अवतार्स हो गए, स्वामी परमहंस योगानंद ले लीजिए, है ना, रमना महर्षि ले लीजिए, फ्री होते हैं। हाँ, उनके अंदर क्या है कि कोई नॉन जजमेंटल, नॉन क्रिटिकल होते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई लोग हो, कोई जजमेंट नहीं, उनके लिए सब प्यार है, सब एक जैसा ही रहता है। और कोई क्रिटिसाइज़ नहीं है कि हम सोचते हैं आए सरकार क्या है, गड्ढे करे हुए हैं, यहाँ पे चलने के लिए नहीं है, क्या हर चीज़ में कुछ खामियां ढूंढना। बट जो सेल्फ रियलाइज पर्सन होगा उसके लिए ये भी एक स्मूथ जर्नी होगी कि ये भी सीखना है, उससे निकल जाएंगे, क्या हो गया, नॉन क्रिटिकल रहता है और नॉन जजमेंटल रहता है। बच्चों का गुण है, ये बच्चों का गुण है। बच्चे भी नॉन जजमेंटल और नॉन क्रिटिकल होते हैं। तभी जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि अगर आपको स्वर्ग में एंटर करना है तो आपको एक बच्चा बनकर करना होगा, तभी आप एंटर हो सकते हो। क्योंकि एक सेल्फ रियलाइज पर्सन, अगर आप उनका ऑरा भी देखेंगे, किसी जीसस क्राइस्ट देख लीजिए, मदर टेरेसा देख लीजिए, महात्मा गांधी जी देख लीजिए, उनके अंदर वो बच्चों वाली इनोसेंस, वो प्योर लव जो नॉन जजमेंटल है, नॉन क्रिटिकल है, वो हमें दिखाई देता है। तभी दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के बच्चे से वो अभी भी जुड़े हुए हैं, वो क्वालिटीज़ उन्होंने अभी भी रखी हुई है, तभी वो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हुए हैं। तो अगर आपको भी अपनी साधना में बढ़ना है तो अपने अंदर के बच्चे को, जो स्पॉन्टेनिटी, जो प्लेफुल, हर चीज़ को खेल खेल में ही बच्चा सीख जाता है, उसको कुछ पकड़ के सिखाना नहीं पड़ता। फिर हम सोचते हैं ना कि बच्चा कहाँ से सीख गया ये चीज़ें, हमने तो सिखाई नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब, वो थीटा लेवल में है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है जो भी आप उसकी सराउंडिंग में दोगे। तो हमें भी वैसे ही एब्जॉर्ब करना है कि हर चीज़ को, कि ठीक है आई है, सिखाने आई है, नॉन जजमेंटल, नॉन क्रिटिकल रहना है, तो हम बहुत अच्छे से हम एक सेल्फ रियलाइज पर्सन बन सकते हैं अगर हम अपने भीतर के बच्चे को अलाइव रखें। और कहा जाता है कि जो क्रिएटिव अडल्ट वो होता है जो अपने भीतर के बच्चे को सरवाइव कर चुका है। तो क्रिएटिव अडल्ट, हमारा क्रिएटिविटी जो मैं कहूँगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट आइडियाज़, इंटेलिजेंस बहुत होती है बच्चे में, तो वो चीज़ हमारी बचपन से आती है। तो अगर आप, मैं कहूँगी, सेल्फ रियलाइज़ करें तो अपने भीतर के बच्चे को हम अलाइव रखें, उसकी क्रिएटिवनेस को अलाइव रखें, उसके प्लेफुलनेस को, इनोसेंट को, लव को, हर चीज़ को अलाइव रखेंगे तो हम खुद ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी पर्सनल इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की जर्नी जो है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी जो है, उसको जानना चाहेंगे हम। तो मेरी जब ये जर्नी शुरू हुई रमन, मैं अगर बताऊँ तो मेरा अगर बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ तो जैसे मैंने एजुकेशन वाइज, जैसे मैंने बीकॉम करने के बाद मैंने डिप्लोमा जर्नलिज़म और मीडिया में करा है। तो
मतलब फेम, ये सब बहुत सारी चीज़ें। और अभी भी जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। अगर मैं बात करूँ, ऐसे बात करना किसी से मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो बचपन में मेरे 2 इशू थे। पहला ये इशू था जो सबसे पहले बचपन में था, मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके, कि क्योंकि जब आप टीन में आते हो तो आपको फ़िज़िकल अपीयरेंस आपकी बहुत मायने हो जाती है अपने पीयर ग्रुप में। आपको लगता है कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे आपको प्रेजेंट होना है अपने दोस्तों में, तभी दोस्त आपको अप्रूव करेंगे, प्यार देंगे, आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो मेरी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि बचपन में मैंने 7-8 साल तक ना दूध की बॉटल से दूध पिया। तो क्या हुआ, मेरे जो दांत थे वो बाहर की तरफ थे थोड़े 2 बार, तो जिसकी वजह से मेरे को बहुत शेमिंग, स्कूल में मॉकरी बहुत होती थी कि दांत को लेके, कि ऐसे ऐसे शब्द बोल देते थे कि शुभांगी पहले कमरे में नहीं आती, क्लास में आती, पहले उसके 2 दांत आते हैं। तो ऐसा बोला जाता था। तो जब ऐसा बोला जाता था ना, देखो बोलने में ठीक है, बोल रहे लोग, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, बट जब बोलने के बाद मेरे बच्चा जो अंदर था, मेरे अंदर ये चलता था कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ गलत है, मतलब कुछ गलत चल रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, और वो ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं ठीक नहीं कर सकती। बट थैंकफुली मेरे मम्मी पापा का इतना सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे इतना लव और सपोर्ट दिया ताकि मैं इस चैलेंज को, क्योंकि देखो जो मैं ये बता रही हूँ कि इसमें भी ना एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे दिमाग में आता है, जो मैंने सीखा इससे, शेम और गिल्ट की अगर मैं बात करूँ तो शेम और गिल्ट में ना बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे गिल्ट की अगर मैं बात करूँ तो गिल्ट क्या होता है कि कुछ आपने गलत किया, कोई आपसे मिस्टेक हुई, पर उसको आप कुछ उसके लिए कर सकते हो, मतलब ठीक कर सकते हो। गलती आपसे हुई है पर आप उसको रिफ्रेम कर सकते हो या उसको ठीक कर सकते हो। बट शेम उसका एक नेक्स्ट डीपर लेवल होता है। शेम क्या होता है, आपको लगता है कि कुछ आपके साथ कुछ गलत है और जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे लगा, ये क्या थी, पहले मेरे अंदर क्या आती थी कि गिल्ट आता था। कि गिल्ट क्या आया कि मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस, कि मुझे इतना सुनने को मिलता है, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस माइनस में चला गया। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं होता था, मैं अवॉइड करती थी स्कूल जाना, क्योंकि इतनी मॉकरी होती थी कि मुझे लगता था वो फिर से वही चीज़ें बोलेंगे, मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए बात करेंगे। तो मैं स्कूल नहीं जाने के बहाने सोचती थी कि घर में ही मैं पढ़ लूँ, बाहर नहीं जाऊँ। और इतना मुझे सोशल स्किल्स मेरे ज़ीरो हो गए कि मुझे बाहर जाके मैं छुपती थी कि किसी की मेरे पे नज़र ना चली जाए। और ऐसा भी होता था जैसे शादियों में, अब मम्मी पापा कहेंगे भाई घर की शादी है, तुम्हें जाना ही है। अगर मैं जाती भी थी तो ऐसा होता था, कोई मुझे देख रहा होता था ना, तो मुझे लगता था कि वो मेरी ही बात कर रहे हैं और मेरी अपीयरेंस के लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चलता रहता था। चाहे वो नॉर्मल बात कर रहे हो लोग, बट मुझे लगता था वो ना मेरी अपीयरेंस, मेरे दांतों को लेकर ही बात करी जा रही है। तो क्या हुआ, ये क्या है, गिल्ट है कि जिसमें कुछ गलत हुआ पर इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, कि ठीक है आगे ब्रेसेस लगवा लिए। और बट मेरे मम्मी पापा मुझे वैसे भी प्यार करते थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसको मैंने ठीक कर लिया। बट जो शब्द कहे गए, जो मेरे दोस्तों ने कहे गए, वो क्या हो गया, वो एक शेम में चला गया। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत है और जिसको मैं ठीक नहीं कर सकती। और गलत क्या है कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं कनेक्शन नहीं बना सकती, कैसे बात करना है मुझे आता ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये शेम, एक टॉक्सिक शेम में मैं चली गई, जिसको मुझे लगा मेरा कॉन्फिडेंस, मैं किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मैं सिर्फ पढ़ाई, मुझे लगता था कि मेरे को 4 दीवार का एक कमरा दे दो, मैं उसमें पढ़ लूँगी, मार्क्स ओवर अचीवर, क्योंकि प्यार वहाँ से नहीं मिल रहा, दोस्तों से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, मार्क्स लेके मैं उनको प्रूफ करूँगी कि देखो मैं तो फर्स्ट आती हूँ, शायद मुझे वो प्यार मिल जाए। तो ओवर अचीवर, मैं पढ़ाई में इतनी लगी रहती थी कि बस पढ़ाई पढ़ाई, फर्स्ट ही आना है और कुछ आना ही नहीं है कि मुझे कुछ प्यार मिल जाएगा। पर ठीक है, वो चलता रहा ऐसे। बट सेकेंड जो बाउंसर मुझे अपनी लाइफ में मिला और जिससे मुझे लगा कि अब मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत है, वो था कि जब मेरी मदर की डेथ होती है, और तब मैं 20 साल की थी, और मदर की जब डेथ हुई तब मेरे अंदर का बच्चा हिल गया। उसको वो अबैंडनमेंट इशू, मुझे लगा कि अब कौन,
कि अब तो मम्मी चली गई, अब कौन मेरा साथ देगा, कैसे मैं वर्ल्ड को फेस करूँगी। वो तो मुझे सपोर्ट देती थी, प्यार करती थी, अब मुझे क्यों रहना है यहाँ पर। मेरे को कोई पर्पस नहीं समझ आया। मुझे लगा कि कैसे मैं अंदर वो डेथ अर्ज भी आने लग गई कि कोई पर्पस ही नहीं है। जब मम्मी चली गई तो मैं यहाँ पर क्यों, कोई पर्पस ही नहीं है जीने का, रहने का। तब मेरा ये बचपन के सारे इश्यूज़ जो मैंने कहीं ना कहीं दबा दिए थे, वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो था कहीं ना कहीं, बट वो और ज़्यादा निकल कर बाहर आ गए कि अब मैं वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकती हूँ। और फिर मेरे अंदर ये आया कि कुछ तो करना है मुझे, कि ये क्या हो रहा है। और मैं क्या उसकी वजह से क्या करने लगी, मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे हॉप करती थी। जैसे कि मैंने बीकॉम कर लिया, फिर मुझे लगा अब क्या नेक्स्ट, मतलब मुझे कुछ और करने को रहता था कि अब ये तो हो गई, अचीवमेंट हो गई, बट वो हैप्पीनेस नहीं मिली, वो कंटेंटमेंट नहीं मिली। अब मुझे क्या करना है। चलो मैंने जर्नलिज्म कर लिया, मुझे लगा हाँ यहाँ मेरा थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आगे आऊँगी, बात करूँगी, लोगों के साथ होंगे, बट वो भी होने लग गया। बट फिर वही कंटेंटमेंट नहीं आती थी। फिर लगा कि अब जॉब कहीं और कर लूँ, बैंक्स में जॉब करूँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैं हॉप करती रहती थी वो कंटेंटमेंट, वो लव को सीख करने के लिए। फिर जब मेरे सामने ये एक इनर चाइल्ड करके वर्कशॉप आई, और मेरे को पता नहीं था इनर चाइल्ड उस समय क्या होता, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने कुछ नहीं देखा था कि ये इसमें होगा भी क्या वर्कशॉप में। बस वो ये वर्ड ना मेरे दिमाग में बैठ गया कि इनर चाइल्ड कुछ तो है यहाँ जहाँ मुझे जाना है। बट रमन, जब मैंने वो 6 दिन की वर्कशॉप करी, मेरी लाइफ पूरी बदल गई। मतलब 360 डिग्री पूरा टर्न आ गया मेरे लाइफ में। मुझे समझ आया कि जो मैंने अंदर अपने इमोशंस जो दबाए हुए थे, जो मदर के जाने का ग्रीफ दबाया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो सप्रेस कर लिया था, क्योंकि मदर के बाद सिर्फ मैं ही थी अपने घर में फीमेल चाइल्ड। तो मैंने वो रोल ले लिया कि मुझे सबको ध्यान रखना है, सबका, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है, मेरे पापा हैं, दादाजी हैं, तो अगर मैं रोऊंगी या मैं उसको चीज़ को लेके बैठूंगी तो मैं कैसे जीवन जी पाऊंगी। तो मैंने वो कहीं ना कहीं दबा दिया, और वो छोटी छोटी चीज़ों में बाहर आता था। कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता था, मेरे ठसुए बहाने लग जाते थे, मैं दिल पे इतना ले लेती थी, हर्ट फील होने लग जाता था कि पता नहीं उसने क्या कह दिया। और मेरे फ्रेंड कहते थे तू इतनी सीरियस क्यों ले रही है इस चीज़ को, नॉर्मल सब कहते ही हैं, तू इतना पर्सनली क्यों ले लेती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रीफ मेरे अंदर दबा था, जब भी कोई बोलता था वो ट्रिगर हो जाता था और वो मेरा बाहर आने के लिए होता था। पर उस वर्कशॉप में मैंने उस अपने अंदर के बच्चे को होल्ड करा, जिसने अपनी माँ को खोया, जिसने इतनी मौकरी सहन करी, जिसकी वजह से उसको ये बिलीफ बन गया कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, बात नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगा अब मुझे जॉब छोड़नी है और मुझे सिर्फ ये काम ही करना है, क्योंकि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, सब ठीक हो सकते, और सब में ये वुंड कहीं ना कहीं रहते ही है, क्योंकि ऐसी कंडीशनिंग हमारी होती है। तो मुझे लगा यही काम को मुझे आगे लेके जाना है, लोगों को बताना है अपनी जर्नी से कि कैसे मैंने अपने आप को करा और मुझे इससे पर्पस मिला कि, और यहाँ मुझे लगती है वो कंटेंटमेंट, क्योंकि मैं जितना भी कर लूँ वो कंटेंटमेंट, वो नीड नहीं मेट हो रही थी। पर जैसे ही ये काम करा, अपने आप से जुड़ी, अपने आप वो कंटेंटमेंट आ गया। अब मुझे लगा जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही, अब कोई पैसा नहीं, वो सब सेकेंडरी है। सब पहले अपने पे ध्यान दो, अपने साथ जुड़ो, अपने आप को जानो, तभी दूसरी चीज़ें आ पाएंगी। और फिर मैंने इसको पर्पस बना लिया कि मैं लोगों को ये बताऊं इस नॉलेज के बारे में, ताकि वो अपने लाइफ को और बेहतर और सुंदर बना सके। आई एम स्पीचलेस मैम। वाइंड अप करने के लिए मेरे पास फ़िलहाल शब्द नहीं है। ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ, थैंक यू सो मच। आपने ये फील्ड चूज़ की और आप लोगों को उनके इनर सेल्फ से कनेक्ट करना और जेन्युइनली सेल्फ को रियलाइज़ करवाना, उसमें आप हेल्प कर रही हैं। और जैसा हिटलर का एग्जांपल आपने दिया, पढ़ी तो मैंने भी थी मीन कैम्प, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं पता था। तो अगर वो वुंडेड इनर चाइल्ड वाला हिटलर इतना डैमेज कर सकता है, होलोकॉस्ट, मास मर्डरिंग, तो वो अगर इनर चाइल्ड हील हो जाए हमारा, हम सब का, तो हम भी पृथ्वी पे उससे और ज़्यादा एक्सपोनेंशियली लव और अबंडेंस और वननेस की फीलिंग हम फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमन।
तो ये था लाइफ हो तो ऐसी का स्पेशल एपिसोड शुभांगी वशिष्ठ मैम के साथ। इस एपिसोड में शुभांगी जी ने हमें बताया कि हम अपने इनर चाइल्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम सबकी लाइफ में जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं या हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है उसका इम्पैक्ट हमारी अडल्ट लाइफ पे आता है। और लाइफ में आगे बढ़ के हम अगर उस इनर चाइल्ड से, उस भीतर के घायल शिशु से जुड़ जाएं और हील करें उन घावों को, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो सकती है, बहुत सिंपल हो सकती है और बहुत पावरफुल हो सकती है। हम जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस बच्चे की इनोसेंस के साथ, जो इनोसेंस कहीं ना कहीं बड़े होते होते खो जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग पे ये एपिसोड आपका अल्टीमेट गो टू गाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, बेस्ट वीडियो है। अगर आपने ये एपिसोड टेलीविज़न पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, और अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इंस्टॉल कीजिए पीएमसी का ऐप। पीएमसी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोलें लाइफ हो तो ऐसी।